जय हिंद दोस्तों, आर के मौर्या कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य। आज की इस वीडियो में हम आपको अंकेक्षण का तीसरे लेसन के बारे में बताएंगे। तीसरा जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर का नाम है अंकेक्षण के उद्देश्य तथा लाभ। इसके पहले हमने 2 चैप्टर तक की वीडियो और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर आपको उपलब्ध करा दिए हैं। ध्यान दीजिएगा, चैप्टर का नाम है अंकेक्षण का उद्देश्य तथा लाभ। अंकेक्षण का उद्देश्य क्या होता है? हमने आपको पहले बताया, परिभाषा में बताया, अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है सत्यता की जांच करना। जो व्यवसाय में लेखे रखे जाते हैं, जो व्यवसाय में पुस्तकें रखी जाती हैं, उनके अंतर्गत जो लेखे किए गए हैं वे सत्य हैं कि नहीं हैं, उसकी जांच करना ही अंकेक्षण कहलाता है। व्यवसाय के अंतर्गत मेन तौर पर लाभ हानि विवरण की जांच करते हैं और उसके बाद किसकी जांच करते हैं? आर्थिक चिट्ठे की जांच करते हैं। आर्थिक चिट्ठे और लाभ हानि विवरण की जांच करना ही अंकेक्षण कहलाता है। स्वाभाविकता है, मानव के अंदर स्वाभाविक है। मानव जब कोई कार्य करता है तो उससे गलतियां होती हैं। कोई भी मानव हो, जब वो कार्य करेगा तो गलतियां स्वाभाविक हैं, होनी तय हैं। उन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब कि अकाउंटिंग में जो गलतियां होती हैं उनको सुधारने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है अंकेक्षण का कार्य करता है, जिससे वो गलतियां निकल के आ जाएं, हमें गलतियां पकड़ लें और हमारा लाभ हानि विवरण और बैलेंस शीट एक सही स्थिति को, सही लाभ हानि की स्थिति को और सही आर्थिक स्थिति को प्रदर्शित करे। तो आपके सामने है अंकेक्षण का उद्देश्य अशुद्धियों को सुधारना होता है, जांच पड़ताल करना है। व्यवसाय में अगर कोई गबन हो गया, कपट हो गया, उसको निकालना होता है। तो इन कपटों को कैसे पता लगाएगा अंकेक्षक, चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे पता लगाएगा कि गलतियां कहाँ हुई हैं, गबन कहाँ हुआ है, अशुद्धियां कहाँ हुई हैं, चोरी कहाँ हुई है, इनका पता कैसे लगाएगा? तो सबसे पहले उसे मालूम होना चाहिए अशुद्धियां किसे कहते हैं, गबन किसे कहते हैं, अशुद्धियां कितने प्रकार की होती हैं, गबन कितने प्रकार का होता है। इसके बारे में जब तक अंकेक्षक यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर आप सीए बनना चाहते हैं या आप सीए की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप किस लिए कर रहे हैं कि आप जो लेखे रखे जाएंगे व्यवसाय में, जो बैलेंस शीट बनाई जाएगी व्यवसाय में, उससे संबंधित जो गलतियां होंगी उसका आप पता लगाएंगे। ठीक? तो पता लगाने के लिए अशुद्धियों एवं गबन के बारे में जानकारी होना चाहिए। अशुद्धियां और गबन 2 अलग अलग पार्ट में हमने लिखा है। वीडियो लंबा बनेगा, टाइम लगेगा वीडियो में। अगर आप पूरा सीखना चाहते हैं तभी वीडियो देखिएगा, क्योंकि एक से एक फैक्ट पर हम चर्चा करेंगे, पूरे के पूरे चैप्टर पर चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से जितना हो सकेगा। अशुद्धियों में 4 प्रकार की अशुद्धियां दी गई हैं। सैद्धांतिक अशुद्धियां, लिपिकीय अशुद्धियां, हिसाबी या लेखा की अशुद्धियां और क्षतिपूरक अशुद्धियां। गबन में कहा गया है सुविधाओं का गबन, हिसाब में गबन, संपत्तियों में गबन, माल का गबन, श्रम का गबन। 4 प्रकार की अशुद्धियां, 5 प्रकार के गबन आपके सामने लिखे गए हैं। इन्हीं सब पर हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं।
एक बार फिर से बता रहे हैं, वीडियो आपका लंबा बनेगा, कम से कम आधा घंटा का बनेगा। आप इसको अपने दिमाग में रख लीजिए। हम वीडियो को एक अच्छी दिशा पर ले चलेंगे और अच्छे से आपको समझाएंगे। अगला कह रहा है गबन का वर्गीकरण। जो गबन का वर्गीकरण के लिए कह रहा है, स्वामी के बिना सहमति से गबन, मतलब कि व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय के स्वामी को नहीं पता रहेगा और गबन कर लिया जाएगा, उसे कहते हैं स्वामी की सहमति के बिना। मतलब कि कंपनी के स्वामी, व्यवसाय के स्वामी के बिना सहमति से गबन किया जाता है, और एक गबन किया जाता है स्वामी की सहमति से गबन किया जाता है। मतलब उसमें स्वामी भी, व्यवसाय का मालिक भी इन्वॉल्व रहता है, जिसे कहते हैं स्वामी की सहमति से गबन। पहला कह रहा है नकद राशि से गबन, नगद राशि का गबन किया जाता है, संपत्ति का गबन किया जाता है, श्रम का गबन किया जाता है, सुविधाओं का गबन किया जाता है और माल का गबन किया जाता है। इन सभी बिंदुओं पर हम पूरा का पूरा चर्चा करने वाले हैं। आप अपने कॉपी में इन सभी टॉपिक को लिख लीजिए। एक एक करके अशुद्धियों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इस बोर्ड पर हम पहले लिखने का प्रयास करते हैं, तब आपको समझाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो को रोकूंगा, वीडियो पूरा का पूरा जो बताऊंगा अशुद्धियों के बारे में पूरा लिखूंगा, तब मैं आपको समझाऊंगा, ताकि अच्छी राइटिंग में मैं लिख सकूं और अच्छे से आपको समझा सकूं। इतना लिख लीजिए। जस्ट तुरंत वीडियो को रोकिए और आपके लिए अगला टॉपिक आएगा। अशुद्धियों में इन सभी का ब्यौरा हम देने जा रहे हैं। हमने आपको 4 प्रकार की त्रुटियों को बताया। पहली त्रुटि सैद्धांतिक, दूसरी लिपिकीय, तीसरी लेखा संबंधी त्रुटि, चौथी क्षतिपूरक त्रुटि। त्रुटि या अशुद्धि या गलती एक ही चीज है, ठीक है। तो पहला सैद्धांतिक अशुद्धि हमने लिखा है। सैद्धांतिक अशुद्धि का मतलब क्या होता है? जब लेखांकन के नियमों व सिद्धांतों का उल्लंघन करके, जो लेखांकन के डेबिट व क्रेडिट के नियम हैं, पूंजीगत आयगत व्यय के नियम हैं, आय व लाभ के नियम हैं, जो भी नियम हैं, बहुत से नियम हैं, उन नियमों को तोड़ करके, गलती करके जो त्रुटि की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? सैद्धांतिक त्रुटि के नाम से, या सैद्धांतिक गलती के नाम से, या सैद्धांतिक अशुद्धि के नाम से जानते हैं। हमने लिख भी दिया है अच्छे से। सैद्धांतिक अशुद्धि वह अशुद्धि है जो लेखांकन के नियमों का उल्लंघन करके उत्पन्न होती है, उसे सैद्धांतिक त्रुटि या सैद्धांतिक अशुद्धि कहते हैं। अब क्या कह रहा है? जैसे आयकर व्ययों को पूंजीगत व्यय मान लेना। कोई आयगत व्यय, आयगत व्यय क्या होता है? ऐसा व्यय जो किसी व्यवसाय में आय को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, उसे आयगत व्यय कहते हैं। आयगत व्ययों को क्या मान लेना? पूंजीगत व्यय मान लेना। जैसे फर्नीचर परचेज फॉर 1 लाख, 1 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा गया है, तो एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। सही जो एंट्री होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि फर्नीचर पूंजीगत व्यय है। पूंजीगत व्यय का मतलब अस्थाई संपत्तियों पर जो व्यय किया जाएगा उसे पूंजीगत व्यय कहेंगे, जिसका प्रयोग कई सालों तक होगा।
महोदय अगर कोई है, लिपिक कोई है, कोई लेखांकन करने वाला व्यक्ति है, लेखांकन करने वाला कोई व्यक्ति है, उसने गलती क्या कर दी, फर्नीचर खरीदा था तो उन्होंने लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। उसको लेखांकन के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी, उन्होंने क्या कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। एंट्री क्या होती, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। उसको यह नहीं मालूम है कि आयगत व्यय क्या होता है, पूंजीगत व्यय क्या होता है। उन्होंने जो गलती की, उस गलती को सैद्धांतिक त्रुटि या सैद्धांतिक अशुद्धि के नाम से जानते हैं। उन्होंने गलती क्या की है, नियमों एवं सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। ठीक है, तैयार हो गया होगा आपका। लिपिकीय अशुद्धि, ऐसी अशुद्धि जो लिपिक के कारण हो जाती है। लिपिक का मतलब क्लर्क जो होता है। ऐसी अशुद्धि जो लिपिक के कारण हो जाती है उसे लिपिकीय त्रुटि के नाम से जानते हैं, क्लर्क के नाम से। इन त्रुटियों से, यहां तक कि जो त्रुटियां होती हैं, इनसे तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो ट्रायल बैलेंस बनेगा, आयगत व्यय को पूंजीगत व्यय मान लिया, जैसे 1 लाख डेबिट में, 1 लाख क्रेडिट में दिखा दिया, ये भी त्रुटि। छूट जाने वाली त्रुटि, जब लेखा ही छूट जाएगा, पूरा का पूरा छूट जाएगा, तो तलपट का बैलेंस नहीं बिगड़ेगा, तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आप तलपट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करके तलपट से संबंधित वीडियो के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तलपट कैसे बनाया जाता है, तलपट कितने प्रकार से बनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। हमने आपको बताया सैद्धांतिक त्रुटि में नियमों व कानूनों का उल्लंघन कर दिया जाता है, जानकारी नहीं रहती। लिपिकीय त्रुटि में हमने आपको बताया छूट जाएगा लेखा करना, लेखा ही छूट जाए। जब भैया लेखा ही छूट जाए तो बैलेंस बराबर रहेगा, तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब है लेखा संबंधी त्रुटि। लेखा संबंधी त्रुटि क्या होती है? पहला कह रहा है जब लेखा गलत राशि से कर दिया जाए। किसी से हमने 800 रुपये का सामान खरीदा या बेचा, हमने लिख दिया उन्हें 8000, वो तो डेबिट में भी 8000 दिखाया जाएगा और क्रेडिट में भी 8000 दिखाया जाएगा ना। लेखा संबंधी त्रुटि में क्या आएगा, गलत राशि से लेखा कर दिया जाए। हमने सामान बेचा 800 रुपये का, हमने लिख दिया 8000 रुपये का। 8000 रुपया डेबिट में दिखाया जाएगा और 8000 रुपया क्रेडिट में दिखाया जाएगा। बैलेंस बराबर होगा तो तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसे क्या कहते हैं? गलत लेखा, गलत राशि से लेखा कर दिया जाए, तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब लेखा गलत खाते में कर दिया जाए, दूसरी कंडीशन इसमें, जब लेखा गलत खाते में कर दिया जाए, खरीदा है सामान राम से, कर दिया है श्याम के खाते में, खरीदा है 800 का, गलत खाता 800 का श्याम के खाते में, खरीदा है राम से, कर दिया श्याम के खाते में। गलती हुई है, लेकिन कौन सी गलती है? लेखा संबंधी गलती है, खाते संबंधी गलती है, तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि पैसा तो 800 ही लिखा जाएगा। ठीक है, गलत खाते का मतलब खरीदा राम से लिख दिया श्याम के खाते में, खरीदा श्याम से लिख दिया मोहन के खाते में। ये कौन सी गलती हो गई? गलत लेखा करने संबंधी, गलत खाते से संबंधित गलती हो गई। गणना संबंधी गलती, गणना संबंधी अशुद्धि। गणना संबंधी अशुद्धि का मतलब किसी से 400 बोरा गेहूँ 100 रुपया प्रति बोरा खरीदा, होना चाहिए कितना रुपया? 40,000 रुपया। हमने लिख दिया भैया 500 बोरा गेहूँ 100 रुपये में खरीदा तो 50,000 रुपया। तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो, गणना संबंधी, गुणा करने में गलती हो जाए उसे क्या कहते हैं? गणना संबंधी अशुद्धि। फिर से समझिए,
सैद्धांतिक में नियमों व कानूनों का उल्लंघन किया जाएगा, सिद्धांतों का तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लिपिकीय में छूट जाएगा लेखा ही करना, जिसे लिपिकीय त्रुटि कहेंगे। लेखा संबंधी त्रुटि में गलत राशि से लेखा कर दिया जाएगा। गलत राशि का मतलब 800 का स्थान पे 8000, तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब लेखा गलत राशि से कर दिया जाए, हो गया। जब लेखा गलत खाते से कर दिया जाए, खरीदा राम से लिख दिया गया श्याम के खाते में, तो ये भी एक त्रुटि हुई। अगला है गणना संबंधी में 400 बोरा गेहूँ 100 रुपया प्रति बोरा खरीदा, 40,000 रुपया हो रहा है। हमने 400 बोरा के स्थान पे 500 लिख दिया, तो इसे गणना संबंधी कहेंगे। तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गणना मतलब गुणा करते समय, भाग करते समय गलती अगर हो जाए तो गणना संबंधी गलती कहते हैं उसे। एक पक्ष में गलत रकम की पोस्टिंग, ध्यान दीजिए। जैसे राम से माल खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम होगा। राम से माल खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम होगा। तो देखो, परचेज में 500 लिखो और राम के खाते में 600 लिख दो। ध्यान दीजिए, एक पक्ष में गलत, माल खरीदा 500 का, एक पक्ष में 500 लिखा और दूसरे पक्ष में 600 लिख दिया क्रेडिट वाले में। दोनों में अंतर आने से तलपट पर प्रभाव पड़ेगा, तलपट का बैलेंस बिगड़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसे कहते हैं एक पक्ष में गलत रकम से पोस्टिंग। गलत पक्ष में खतौनी, जब लेज़र बनाते हैं, हमने आपको लेज़र बनाना बताया है। डेबिट में लिखते हैं पड़ोसी का नाम, मतलब क्रेडिट वाले का नाम, और पता लगा डेबिट के स्थान पे क्रेडिट वाली पोस्टिंग अगर आपने कर दी, तब कौन सी? गलत पक्ष में खतौनी से। गलत पक्ष में मतलब डेबिट में पोस्टिंग करनी थी, आपने पोस्टिंग क्रेडिट में कर दी। आपके समझ में तभी आएगा जब आपको जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस बनाना आता रहेगा। ध्यान दीजिएगा, गलत पक्ष में खतौनी लिखना था किसमें? डेबिट में, और हमने लिख दिया क्रेडिट में। ठीक है, आगे देखिए, शेष निकालने संबंधी अशुद्धि। जब हम लोग बैलेंस लेजर बनाते हैं, लेजर बनाते समय शेष निकाला जाता है, योग निकाला जाता है, तब क्या होता है? कभी कभी जोड़ घटाव गुणा भाग में गलती हो जाती है, तो उसे कहेंगे शेष कम या ज़्यादा आ सकता है, तब अशुद्धि हो सकती है। अगला है तलपट में पोस्टिंग संबंधी अशुद्धि। तलपट में पोस्टिंग किया जाता है, व्यय व हानियों को डेबिट में, आय व लाभों को क्रेडिट में, और दायित्वों को क्रेडिट में, उसके बाद संपत्तियों को डेबिट में। ये तो पोस्टिंग करते हैं। तलपट में पोस्टिंग करते समय गलती हो गई। तलपट बनाना अगर आपको नहीं आता है तो आप हमारे वीडियो ट्रायल बैलेंस वाले वीडियो को RK मौर्य डाल करके सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। तलपट में पोस्टिंग संबंधी अशुद्धि। तलपट में पोस्टिंग संबंधी मतलब लेखा करते समय, लेखांकन करते समय अगर गलती कर दी, तब हमारा तलपट नहीं मिलेगा। क्षतिपूरक अशुद्धि किसे कहते हैं? जब एक गलती से दूसरी गलती की क्षतिपूर्ति हो जाए, दूर हो जाए। एक गलती करें और दूसरी गलती की भरपाई हो जाए, उसे कहते हैं क्षतिपूरक अशुद्धि, क्षतिपूरक त्रुटि। एक खाते क्या एग्जाम्पल, एक खाते नाम डेबिट 50 रुपया कम और दूसरे में 50 रुपया अधिक। मतलब एक लोग से 50 रुपया कम मिला है, कम हमने लिखा है, और दूसरे वाले का 50 रुपया ज़्यादा लिख दिया है, तब क्या होगा? इसे बोलेंगे क्षतिपूरक त्रुटि। तलपट जो होता है मिल जाता है, तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और तलपट मिल जाता है। अगला है किसी खाते में 500 रुपया अधिक और दूसरे खाते में 500 रुपया अधिक लिख देना। 500 रुपया अधिक है कि कम है? हाँ, क्रेडिट लिख देना। एक खाते में डेबिट में 500 रुपया और दूसरे खाते में क्रेडिट में 500 रुपया लिख दिया जाए। इससे एक गलती से दूसरी गलती ढक रही है, दो गलतियां हो जाती हैं। एक लोग से 500 कम एक लोग से 500 मिला, 450 लिखे, और एक लोग से कितना मिला? एक लोग को देना हुआ 500, हमने लिखा 550 लिख दिया, तो टोटल कितना हो रहा है? टोटल 500, 1000 इसका भी हो रहा है, 1000 इसका भी हो रहा है, वही है इसमें भी।
नोट आपको ध्यान देना है, ऐसी गलतियां जिससे तलपट पर प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसी गलतियां जिससे तलपट प्रभावित नहीं होता, उसे ढूंढना आसान होता है। परंतु जिन अशुद्धियों से तलपट प्रभावित, ऐसी गलतियां जिससे तलपट प्रभावित होता है उन्हें ढूंढना आसान होता है। ऐसा मतलब कि तलपट, जब तलपट का डेबिट जोड़ेंगे, क्रेडिट जोड़ेंगे, बैलेंस गड़बड़ आ जाएगा, ऊपर नीचे आएगा, कम ज़्यादा आएगा, तो उसे ढूंढना आसान रहेगा। परंतु जिन अशुद्धियों से तलपट प्रभावित नहीं होता उन्हें ढूंढना आसान नहीं होता है। ऐसी त्रुटियों को गंभीर त्रुटि के नाम से जानते हैं। आपके सामने हमने अभी तक बताया 4 प्रकार की त्रुटियां। अब आगे बताने वाले हैं तलपट को प्रभावित करने वाले, तलपट को में जो गलतियां हुई हैं उनके ढूंढने का तरीका क्या होता है। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। जस्ट तुरंत बाद हम लेकर आ रहे हैं तलपट को प्रभावित करने वाली अशुद्धि।